हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सेनेट के इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, मुझे तो नजर आ रहे हैं। मुझे भूलने दो भाई, भूलने दो, जख्म पे जख्म मत लगाओ। अभी आपको बाद में पता चलेगा और भी औरों को और भी कहेंगे हमें क्यों निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कसूर की बेकसूर ज़ैनब के दर्द की चुभन पूरी कौम के दिल को मसलसल दर्दनाक किए हुए है, कौम के ज़मीर को झंझोड़े हुए है और पंजाब हुकूमत पर मसलसल सवालिया निशान छोड़े हुए है। जाली मुकाबलों में बंदे मारने वाली मशहूर पंजाब पुलिस अभी तक मुजरिम भेड़िए को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की असम्बली सस्पेंड होने या टूटने से बच गई। नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, उन्होंने काबीना के साथ ओथ ले लिया। आसिफ अली जरदारी ने 3 दिन पहले कहा था, जो हमने आपको सुनवाया, कि अब उनको सेनेट के इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बलूचिस्तान की असम्बली में होने वाले वाक़यात ने सेनेट इलेक्शन को इंश्योर कर दिया है या मैनेज कर दिया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज आला सतह का इजलास किया और उसमें फैसला हुआ कि अब 17 जनवरी को वो भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी के एहतजाज में शरीक होंगे। पहले उनका ऐलान था कि 18 जनवरी को जाएंगे, अब 17 जनवरी को डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक में आसिफ अली जरदारी भी जाएंगे और इमरान खान भी जाएंगे। कैसा लगेगा, यही आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अरशद शरीफ साहब, एंकर पर्सन हैं, ख़ुद तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने, ख़ुद भी तजिया निगार हैं, कॉलम भी लिखते हैं, एंकर भी हैं, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपने वक्त दिया। और मेरे साथ चूँकि हम बलूचिस्तान की बात करेंगे तो क्वेटा वाले भी मौजूद हैं, जनाब अली अहमद कुर्द साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अली अहमद कुर्द साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं, आप सीनियर भी हैं और क्वेटा की बात भी हो रही है। सियासी कुव्वतों ने तो 2013 के इलेक्शन के बाद फैसला किया था कि 2.5 साल नेशनल पार्टी के वज़ीर आला होंगे, वो डॉक्टर मालिक साहब रहे। फैसला ये था कि अगले 2.5 साल में मुस्लिम लीग के वज़ीर आला होंगे, वो मीर सनाउल्लाह ज़हरी साहब बने थे। लेकिन ये जो कुछ हुआ, आज नए वज़ीर आला आ गए, ये भी सियासी कुव्वतों का फैसला है या किसी तरह मैनेज हुआ है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। देखें पराचा साहब, 2013 की जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, कम से कम बलूचिस्तान की हद तक एक बहुत बड़ी अक्सरियत के जहनों में ये बात थी कि वो इलेक्शन तकरीबन अच्छा खासा मैनेज्ड इलेक्शन था। उसमें कई ऐसी सीटें थी जो लोग नहीं जीत सकते थे मगर जीत कर आए। और उसके बाद उसमें अच्छी बात ये हुई कि कम से कम एक सियासी जमात या एक सियासी एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं, डॉक्टर मालिक साहब ने 2.5 साल हुकूमत की, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। मैं भी उन लोगों के उनमें शुमार था जो उन पे उम्मीदें रखे हुए, मगर बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि उनका टेनोर भी जो है कोई कारकर्दगी न दिखा सका और बल्कि लोगों के जहनों में बड़े सवालात हो गए। उसके बाद सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत आई। डॉक्टर मालिक में और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी में फ़र्क ये है कि पहले वाला एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, दूसरा एक सरदार था। मगर चूँकि मैं ये कहता हूँ और हमारे बलूचिस्तान के सारे लोग कहते हैं, अब तो पाकिस्तान के सारे अवाम शहरी भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत अरसे से कोई अवाम के मैंडेट से आने वाली कोई हुकूमत नहीं आई है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनको लाया गया है या उनको मैनेज किया गया है या उनको हुकूमत में लाकर बिठाया गया है। तो अब जो कुछ हुआ है, अब कुदूस बिजंजो साहब आए, ये उस इलाके से इलेक्ट होकर आए हैं जिनके बारे में कहा गया था कि 541 वोट मिले हैं। बल्कि क्वेटा के शहरियों के दिल दिमाग में ये बात भी थी कि 541 वोट भी पूरे नहीं पड़े थे, मगर इलेक्शन को दिखाने के लिए ये तादाद वोटों की दिखाई गई। अब हम और सारे लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर वो कौन से हालात हैं। फ़ायदा तो कोई नहीं था बलूचिस्तान के अवाम को, तो ना सनाउल्लाह ज़हरी से कोई फ़ायदा हुआ ना डॉक्टर मालिक से।
और ना ये जो आज आकर बैठा है ये कुछ कर सकता है। ये लोग सारे वो लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत नहीं चलाते। जब अपनी हुकूमत से मर्ज़ी से नहीं चलाते तो लिहाजा लोगों के आवाम के दुख दर्द का इनको कोई एहसास नहीं है। मगर जिस तरीके से सिर्फ मेन इलेक्शन जिसके बारे में कहा जाता है कि 5 महीने रह गए हैं, उससे पहले बलूचिस्तान में ये जो तब्दीली है ये लोगों के दिल और दिमाग में बड़े इन्होंने सवालात पैदा किए हैं। यही तो मैं सवाल आपके सामने रखा है ना कुर्द साहब, यही सवाल तो रखा है आपके सामने। वह सवाल ये है कि इससे लोगों को ये सवाल जहन में ये बात आई है कि आने वाले जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनमें लगता ये है कि कुछ होने वाला है, और जो कुछ भी होगा अगर उस इलेक्शंस को आप किसी भी तरीके से अगर आप इलेक्शन को मुनक्किद नहीं कराते, सेनेट के इलेक्शन नहीं होते, तो साफ जाहिर है फिर आने वाले 2018 के इलेक्शन हैं उनकी तो आप बात ही भूल जाएं। और अगर ये दोनों इलेक्शन न हुए तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो। इसी नुक्ते पर रहेगा। अरशद शरीफ साहब आपकी तरफ आता हूँ। आसिफ जरदारी साहब ने 3 दिन पहले कहा कि हाँ सेनेट इलेक्शन होंगे। हमें भी थोड़ी बहुत जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्शन होंगे सेनेट के, लेकिन वो इस तरह होंगे कि अब ये बलूचिस्तान असम्बली के वाक़यात के बाद वहाँ मैनेज होंगे, बाकायदा नवाज़ शरीफ के नॉमिनीज इलेक्ट नहीं होंगे, बल्कि सेनेट चेयरमैन भी अब नवाज़ लीग को नहीं मिलेगा। देखें साहब, कुर्द साहब ने बहुत अच्छी बात की, और सवाल यही है कि 2013 में वाकई इलेक्शंस मैनेज थे, और अगर मैनेज थे तो फिर ये जाली मैंडेट के साथ पिछले 4.5 साल ये जाली मैंडेट से काम चलता रहा। तो अगर ऐसे जाली मैंडेट से काम चलता रहा तो कौन ये काम चला रहा था? इसका मतलब सब के सब मिले हुए हैं आपस में। उस वक्त तो ना हमें नून लीग से कोई ऐसी आवाज़ आई, ना किसी और, ना काफ लीग से आई, ना कहीं और से। तो ये सारे मिल के मेरा ख्याल हम आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इस पावर गेम में सब के सब मिले हुए हैं, और सबके बेनिफिट्स उसमें, और एक्सप्लॉयटेशन जैसे कुर्द साहब ने कहा वो सिर्फ आवाम की हो रही है। लेकिन अब क्या होगा? आगे भी तो हम इसको कुछ नहीं होगा। ये हमेशा से कहते हैं शेर आया, फिर सिंपथीज ले लेते हैं, और शेर शायद अगर आ गया किसी दिन तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन 2014 से मैं आपको इवेंट्स गिनवाता हूँ, मैं चंद इवेंट्स आपको गिनवाता हूँ जिसपे हर दफा आवाज पड़ी गई शेर आया। धरना हुआ, उस पे बुनियादी चीज़ क्या थी कि जी वो 4 हल्के खुलवा दें, 4 हल्के। फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, उसमें भी कुछ नाकदीन कहते हैं नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल हुआ कि जब आपने इतनी आइडेंटिफाई कर दी कि जी इलेक्शन में खामियां थी, कुछ 30 से 35 खामियां आई थी, तादाद वो उससे भी तादाद काफ़ी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा थी गालिबन। लेकिन चलें उसको भी आप छोड़ दें, लेकिन आप उसकी जो डायनेमिक्स हैं वो देखें। जनरल कौन से थे उसमें? जनरल राहिल शरीफ थे गालिबन। आपने देखा पार्लियामेंट के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान भी आए, रेंजर्स भी आए। ना सिर्फ ये मॉडल टाउन का वाक़या, जनरल राहिल ने इंटरवीन किया एक दफ़ा, फिर वो जो शेर आए के नारे लग रहे थे वो ख़त्म हुए। डॉन लीग्स बहुत शोर मचाई, शेर आया, किधर गया शेर? फिर वो डील होगी, उसको भी छोड़ दें। मॉडल टाउन के एहतजाज हो रहे थे, उस पर किसी ने आके बेल आउट दिया। हालिया वाक़या फैज़ाबाद का निकालें, उधर से वज़ीर आज़म के अहकामात आते हैं, एक दिन में रेंजर्स आपको एक्टिव होते हैं नज़र आती है, लोग फैज़याब होते हैं, और वो धरना आपको ख़त्म हो जाए। अभी परसों कसूर का वाक़या ले लें, टोटल क्योस, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा था, हुक्म हुआ, रेंजर्स आई, सारी चीज़ें। तो ये मिल के जो सारा काम चल रहा है ना, नारा लेकिन ज़रूर लगता है शेर आया, सारे मिले हुए हैं, मिल के कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। यानी पता नहीं, साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं जी सेनेट इलेक्शन टाइम पे होंगे, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बार कहते हैं सेनेट इलेक्शन टाइम पे होंगे, जनरल इलेक्शन टाइम पे होंगे। दो बड़ी सियासी जमातों के एक्सपीरियंस कायदीन, पुराने सियासतदान अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है इनको डाउट करने की। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो कुछ हुआ, मुस्लिम लीग के अपने बंदे टूटे बलूचिस्तान में, 544 वोट लेने वाले MPA के हल्के से वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आप इस सारे मैकेनिज्म को, प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। जी हाँ, ये जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में आइन के मुताबिक हुआ, बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ। अपने बंदे भी टूट गए, फिर 3 काफ लीग के 3 MPAs थे, वो बाकायदा चीफ मिनिस्ट्री ले गए। शौकत पराचा साहब, या तो हम ख्वाबों पे बात कर लें और या हम अपनी ख्वाहिशात पे बात कर लें। अब आपका सवाल है कि वहाँ पे क्या हुआ। जी हाँ, वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान के आइन में जो तरीक़ेकार का तयन है उसके मुताबिक हुआ। एक आदमी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसने रिज़ाइन कर दिया, नशस्त खाली हो गई,
गवर्नर को ये कहना पड़ा कि कोई आए और इस नशिस्त को पूरा करने के लिए अपने को आपको पेश करे। 2 आदमियों ने पेश किया, एक 41 वोट लेके मुंतखब हो गया। यही आइन में लिखा हुआ है और ऐसी सूरत में और कोई तरीक़ाकार आइन तजवीज़ नहीं करता। बिल्कुल आपने दुरुस्त साहब ने की और जो बात कुर साहब ने की कि वो सब कुछ मैनेज होता है, और अरशद ने जो सवाल उठाया वो बड़ा अहम है। तो यार ये 5 साल तक मैनेज देखते रहते हैं और सब फ़ायदे उठाते हैं, और फिर हम जैसे दानिश्वर कहते हैं मैनेज हुआ, और सबसे बुरे हम बनते हैं। और मैंने एक ज़माने में ये कहा जाता था कि जो सूबाई असम्बली बलूचिस्तान है उसको तो लाती फ़ौज है। तो मैंने एक सेनेटर से पूछा जो बाद में वहाँ पे वज़ीर आला भी बने कि अगर सूबाई असम्बली फ़ौज की पैदा करता है तो आप तो उस सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हैं। आप अपने बारे में आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तो देखिए बात यह है कि ये अजीब सिचुएशन है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि 80 के बाद, ग़ालिबन 77 के बाद ही सियासी जमातें ख़त्म हो गई, सियासी सोच और फ़िक्र ख़त्म हो गई, और सियासी जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। और ऐसे लोग आगे 85 के बाद जिनको कोई भी नहीं जानता था और वो चला रहे हैं। आप देखें जो पहले इंतखाबात हैं 70 के, जहाँ पे बलूचिस्तान में असम्बली बनी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस असम्बली को तोड़ दिया और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तोड़ दिया, वहाँ पे लोगों ने वोट डाला। कि जब 70 में इतनी लोगों में तालीम न थी और बलूचिस्तान जैसे फार फ्लंग एरिया में भी लोगों ने वोट डाला, वहाँ पे 541 से कोई नहीं जीता था। तो सोचना ही चाहिए कि क्या हुआ क्या सारे दौरान। तो मैं इफ्तिखार साहब, मेरा तो बिल्कुल सवाल ही यही था आपके साथ सवाल ही यही था कि हुआ क्या है। ये हुआ ये है कि जब आपकी सियासी पार्टियां ही नहीं होंगी, जब आपका मकसद ही कोई नहीं होगा। मसलन एक आदमी कहता है कि वो एक नई बोतल पेश करना चाहता है, तो उसको ये बताना होगा ना कि वो नई बोतल कैसी होगी, उसका वज़न क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसमें कितना पानी आएगा, उसका रंग क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी। ये किसी ने नहीं बताया। कम से कम वो जो बहस थी जमात इस्लामी वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस बहस में कुछ था तो सही ना कि भाई हम ये ऐसा एक इस्लामी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसके जवाब में कॉम्प्रेस पार्टियां जो थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी हम एक ऐसा अवामी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। एक डिबेट थी और इतनी ज़बरदस्त वो डिबेट थी कि हर सतह पे वो डिबेट हो रही थी, स्कूल में, कॉलेज में, कैफेटेरिया में, सड़क पर, जलसा में। मुझे बताएं 80 के बाद आपने ऐसी कोई गुफ्तगू सुनी है? चले इसी नुक्ते पे रहिए, मुझे ब्रेक का बार-बार कहा जा रहा है। मैं आप ही के पास आऊंगा ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। इफ्तिखार साहब, आप ही से बात हो रही थी, एटमॉस्फेरिक्स की बात करना, डे टू डे बात करना भी इंपॉर्टेंट बनता है अलॉन्ग विद दिस ऑल हिस्टोरिकल प्रोसेस। मसलन यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विस्पर अब भी चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी सिंध से रिज़ाइन कर जाएगी, सिंध असेंबली से, KPK से PTI रिज़ाइन कर जाएगी। बलूचिस्तान का क्राइसिस था, आसिफ अली जरदारी साहब ने अब कह दिया कि नहीं सेनेट इलेक्शन होंगे। तो क्या आप समझते हैं आसिफ अली जरदारी का ये कहना इस बात का मतलब है कि सिंध असेंबली से पीपल्स पार्टी या नेशनल असेंबली से या सेनेट से अब रिज़ाइन नहीं करने वाली? कोई भी कुछ नहीं करने वाला सब दबाव का खेल है। सेनेट का इलेक्शन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वो मेजॉरिटी नहीं मिलेगी जिससे वो कौमी असम्बली के जो कवानीन हैं उसके तहत भेजी जाने वाली करारदादों के ऊपर ज़्यादा बहस मुबासा करे या उनको रोक ले। ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। हंग पार्लियामेंट आएगी और ये निज़ाम चलता रहेगा जिसका कोई मकसद नहीं है, जो अवाम के लिए नहीं है, जो अशराफिया के लिए है, उनके पैसों में इजाफे के लिए है। आप तमाम कवानीन उठा के देख लें, सन 80 से लेके आज तक 2017 तक को जो रिफॉर्म्स हुई हैं, उन सारी रिफॉर्म्स का मतमा नज़र अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाना है। कोई ऐसी रिफॉर्म नहीं है जिससे आम आदमी, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा हो, खा वो एक आने का हो, खा दो आने का हो। ये मुल्क अब हमारा नहीं है, ये मुल्क दुकानदारों का है, बड़े ताजरों का है और गैर मुल्की सरमायाकारों का है। आप और हम इसलिए यहाँ पे रहते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये हुकूमत किस पे करेंगे? ये राजवाड़े हैं
जो दिल्ली में हुकूमत होती थी वो हर जगह पे खुद नहीं होता था, वो लाहौर में किसी को बिठाता था, मुल्तान में किसी को बिठाता था, अटक में किसी को बिठाता था। चले इसी नुक्ते पर रहिए। आपने तो कह दिया कि कोई रिजाइन नहीं करेगा, इसी नुक्ते पर अरशद शरीफ साहब यही क्वेश्चन कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं रिजाइन कर रही, पीटीआई के लोग बात करते हैं गॉसिप में बैठ के कि एक ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी के लोग गॉसिप में बैठकर बात करते हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए आसिफ जरदारी साहब अगर ये कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन होंगे तो हर बंदा सोचेगा कि इसमें हिकमत क्या है, क्योंकि आसिफ जरदारी को कहते हैं कि बहुत अक्लमंद सियासतदान है और सियासत में पीएचडी की हुई है, बाज़ दफ़ा दिखाते सज्जी और मारते खब्बी हैं। साथ वो 17 को मॉडल टाउन वाले एहतजाज में भी जा रहे हैं और खुर्शीद शाह भी यही कह रहे हैं जी टाइम पे इलेक्शन होंगे। अब जरदारी साहब अगर ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे तो बहुत से लोग वैसे ही डाउट करना शुरू हो जाएंगे कि जी जैसे आपने भी अब शक व शुबात का इजहार किया कि जी गॉसिप इस तरह से करते हैं, लेकिन अब पत्ते यकीनन जरदारी साहब के पास हैं इस हवाले से। कौमी असम्बली में भी, सिंध असम्बली में भी फैसला क्या करते हैं और बारगेनिंग इस पे किस हद तक क्या क्या बारगेनिंग होती है वो देखने, क्योंकि बात सही की इफ्तिखार साहब ने, अवाम के लिए तो ये सारा निज़ाम उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा। आज भी जो कवानीन है आपके, कुर्द साहब आपके पास बैठे हैं, वही गोरे के दौर के बने हुए कवानीन है, चाहे आपका सीआरपीसी हो, चाहे आपका पीपीसी हो, ये लेजिस्लेचर जो आपका बैठा था इसने कौन से कवानीन किया? आज भी अगर आप पाकिस्तान का झंडा अपनी मर्जी से अपने घर पे लगाना चाहें तो वो कानूनन एक जुर्म है, जो कि गोरे के दौर का बनाया हुआ ये कानून है। एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान का झंडा, लेकिन गोरे ने बनाया था कि जी क्योंकि मैं यहाँ पे हुकूमत कर रहा हूँ तो बरतानिया का जो झंडा है सिर्फ मैं लगाऊंगा, कोई और लगाएगा तो वो जुर्म होगा। वो आज तक चला आ रहा है। तो लेजिस्लेचर ने तो ऐसा नहीं किया। पावर गेम्स होंगी, पावर डीलिंग होगी, इसमें किसको क्या मिलता है, क्या फ्यूचर सेटअप में कौन डिसाइड करता है, तो उस पर देखें आगे जाके क्या चीजें बनती हैं, क्योंकि ये सिलसिला एक चला आ रहा है और ये पाकिस्तान में नया सिलसिला नहीं है। इस पे इफ्तिखार साहब ने तो 1985 की बात की, गालिबन 1970 में भी यही व्हीलिंग डीलिंग की कोशिश हो रही थी कि जनाब अगर अवामी लीग की 160 सीटें तो 80-81 पीपल्स पार्टी की हैं, कौन किस तरह से जिसमें मुल्क टूट गया। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर हम देखें तो यही पावर डीलिंग नजर आता है। कुर्द साहब आपकी तरफ आऊंगा। डिबेट है मुल्क में कि अगर एक सूबाई असेंबली नहीं हो तो सेनेट इलेक्शन रुक जाएगा या होगा। आइन तो है साइलेंट, और ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है कि जहां आइन किसी चीज से मना करे तो एक्सप्लिसिटली मना करता है, अदरवाइज वो काम हो जाता है। अभी सिंध असेंबली, अभी केपी के असेंबली, चले बलूचिस्तान असेंबली तो बच गई। क्या कहेंगे आप, पॉसिबल होगा अगर किसी असेंबली ने थोड़ा बहुत रुकावट डालने की कोशिश की, किसी पार्टी ने रिजाइन कर दिए तो? देखें फराज साहब, हम उस किस्म का जमहूरी मुल्क नहीं है जिसमें हर काम आइन के मुताबिक होता है। अगर हम जमहूरी मुल्क होते और दुनिया में जमहूरी मुल्क कवर तो दिया जाता है ना आइन का, नाम तो लिया जाता है, हमें आर्टिकल बताए जाते हैं ना। नाम लेने से कुछ नहीं होता, मगर ये है कि जिस किस्म के हमारे मुल्क में मंसूबे बनते हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क में जो है ऊंच नीच पैदा की जाती है, मैं ये कहता हूँ इन हालात में जो बलूचिस्तान असम्बली जिसके टूटने के ख़तरात हैं, उसको गवर्नर को कह के उस असम्बली को तोड़ी जाएगी, वो ख़तरात है, मेरी बात आप जहन में रखें। अभी भी खतरात हैं? अब जी हैं, मेरे बिल्कुल हैं, वो ख़तरात हैं। उसकी वजह से अगर बलूचिस्तान असम्बली नहीं होती तो सेनेट के इलेक्शन में जो रखना पड़ सकता है या कम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, या जो उसमें लोगों के जहन में जो मज़ीद शकूक व शुबात पैदा करेगा, वो आपकी जमहूरियत को नुकसान देगा। बात सेनेट के इलेक्शन की नहीं है, बात इस मुल्क में जो एक हमारी सियासत जो जा रही है, एक रास्ते में जा रही है जिसमें बड़े खड्डे भी हैं, जिसमें रुकावटें भी हैं, फिर भी इसको चलने दिया जाए। अभी जैसे उन्होंने कहा, हमारे साथी इफ्तिखार साहब ने कहा कि इस मुल्क में सियासी जमातें कम हुई हैं, और इसमें कोई आसमान के ज़रिए से तो हमारी सियासी जमातें कमज़ोर नहीं हुई। इनको कमज़ोर किया गया। पहले चौराहों में, सड़कों पे, पार्कों में, मैदानों में जलसे होते थे, लाखों लोगों का मजमा होता था, बड़ी जज्बाती शोला बयानी तकरीरें होती थी। आज क्या होता है, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमने 10,000 कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। जब कुर्सियों पे 10,000, 5,000 पे जब इलेक्शन होंगे तो सियासी जमातें खुद कमज़ोर होंगी। चले इसी नुक्ते पर ये मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन, कुर्द साहब बात कर रहे थे बड़े जलसों की, बड़े सियासी सूरत हाल के हवाले से। इफ्तिखार साहब, कुर्द साहब अभी बिल्कुल सही कह रहे थे कि बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे खुली जगह पे, चौराहों में। आपके यहाँ अभी 17 से
ये तहरीक एक शुरू होने वाली है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक, जिसमें पहले पंजाब के वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा मांगा गया, फिर कहा गया कि नहीं अब पूरी नून लीग की हुकूमत जाएगी। आप लाहौर में बैठे हैं, क्या रंग लाहौर का देख रहे हैं आप? देखिए, लाहौर अब 1.5 करोड़ के आबादी का शहर है। कितना जलसा कर लेंगे। अलबत्ता यह है कि लाहौर की सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमारी ट्रैफिक की मैनेजमेंट बहुत बुरी हो गई है। अगर एक सड़क के ऊपर भी कोई जुलूस निकला है 50 या 100 आदमियों का, तो कम से कम 5-7 मील के जो दायरा है उसमें ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल ट्रैफिक चल नहीं पाती है और एक हिजानी कैफियत हो जाती है। वो बिल्कुल शहर ये उस हिजानी कैफियत से गुजरेगा। अब ये समझना कि उस धरने से या उस जुलूस से या उस इज्तिमा से नवाज़ शरीफ चला जाएगा, मैं नहीं मानता कि नवाज़ शरीफ ऐसे जाएगा, और वजह भी कोई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक वाक़या है मॉल्टन का, जिसमें मैं ख़ुद मकतूलीन के साथ हूँ और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो कहते हैं कि उनके कत्ल का, जिसने कत्ल किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपका जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, आप उससे बाहर जाके फ़ैसले तो नहीं कर सकते। आप सड़क पे बैठ के तो फ़ैसले नहीं कर सकते कत्ल के, क्या कि आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला हो। वो अदालत में वो हैं, अदालत में फ़ैसला होना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। अब ये कहना कि वो दबाव डाल के शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा ले लेंगे, ये नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आता। इसी अगर ये होता है, इसी नुक्ते पे रहिए अरशद शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि 17 जनवरी को वो जाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब का भी बताया गया। पीटीआई ने पहले 18 तारीख का ऐलान किया था, खुद जनाब इमरान खान ने ऐलान किया था, आज उनकी कोर कमेटी ने कहा कि नहीं वो भी 17 को जाएंगे। ये तब्दीली क्यों? कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद देख रही होगी कि अगर 17 को ये एहतजाज शुरू हो रहा है तो सारी लाइमलाइट जो है, सारे कैमरे, सारा फोकस पहले दिन जरदारी साहब भी हाईजैक ना कर जाएं। क्योंकि सियासतदान तो आप जो मर्जी कहें कि शार्प किस्म के, श्रूड का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, शार्प सियासतदान है, तो वो इनिशिएटिव गालिबन नहीं चाहते कि वो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और सारा क्रेडिट भी उधर चला जाए कि देखें जी ये आके खड़े हुए थे पहले दिन, और उसके बाद अगले दिन पीटीआई ने ज्वाइन किया। तो वो पहले दिन से ही अगर कोई इसमें माइलेज इन्होंने हासिल करना है तो वो साथ खड़ा होना चाहते हैं। साथ शायद ये भी हो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर नज़र रखें कि कहीं भागने के रास्ते तो नहीं निकाल रहे, कोई डीलिंग्स वगैरह तो नहीं, जो फिजिकली वहां खड़े होंगे वो फिजिकली साथ खड़े होंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि कादरी साहब के एक हाथ साइड पे, राइट साइड पे इमरान खान, या लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जरदारी, और तीनों इकट्ठे एक ही कंटेनर पे अगर नजर आते हैं तो इस पे सियासत में बहुत सारे सवाल आएगा। सियासत पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, खबरें बनेंगी, हेडलाइंस बनेंगी, तस्वीर अच्छी आएंगी, लेकिन जरदारी साहब की इस कोलिशन में, मॉडल टाउन की कोलिशन में मौजूदगी ही गारंटी है कि शहबाज शरीफ साहब का कुछ नहीं होगा। यानी जरदारी साहब अगर पहुंच जाएं, कंटेनर पे खड़े हैं, उनके लीडर वर्कर्स नारे लगा रहे हैं, आपके नज़दीक इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को कुछ नहीं होगा? सिक्योरिटी के तौर पे मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस है इसमें। आप बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो हुकूमत अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को नहीं पकड़ सकी, वो मॉडल टाउन के वर्सा को इंसाफ दिलाने के लिए कादरी साहब के साथ खड़े होकर वो इंश्योर करेगी। क्या बात करें शौकत पराचा साहब, आप मुझसे, आप भी ये चीज़ें कवर करते रहे, इफ्तिखार साहब भी, ये सियासत की डायनामिक्स हैं, उसको समझें। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई है, शायद थोड़ी बहुत सिंपति आ जाए, लेकिन वो जो सियासत है और जो कार्ड्स खेलने हैं वो जरदारी साहब इस तरह से शो नहीं कर, बेहतर तरीके से खेल रहे हैं, खामोशी से। कुर्द साहब, आप एक बड़ी तहरीक के रूहे रमा रहे, अब लाहौर में फिर तहरीक चलने वाली है 17 से। आसिफ अली जरदारी और इमरान खान इकट्ठे होंगे। अरशद शरीफ साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, आपको कैसा लगेगा अगर दोनों एक कंटेनर पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दाएं बाएं खड़े होंगे? क्या मैसेज आएगा? अरशद साहब कंटेनर्स पे खड़े होकर तहरीक चलाने की तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में तारीख़ नहीं है उस तरीके से। तहरीकें चलाने के लिए बड़ा जोश जज्बा चाहिए, बड़ा आवाम के साथ करीबी एक ताल्लुक़ चाहिए, एक दर्द, एक सोच चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे जितने लीडर हैं, एहतराम अपने जगह पे, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये उस किस्म से तहरीक नहीं चला सकते। ठीक है, आप करें गवर्नमेंट को अंडर, जब भी अपोजिशन का ये काम है और उसको चाहिए कि गवर्नमेंट को हमेशा अंडर प्रेशर रखे, बिल्कुल सही है,
मगर जब आप इस मुल्क में काफ़ी अरसे से जरदारी साहब, इमरान साहब, तारुल कादरी साहब, इन्होंने किसी ने भी गरीबों के बारे में कोई बात की नहीं। किसी इनको मालूम नहीं कि महंगाई में बाज़ार में आटे, दाल, बाई, चीनी का क्या भाव, इनको मालूम नहीं। बेरोज़गार लोग जो सुबह निकलते हैं अपनी आंखों में, चेहरे पे जो चमक लेके निकलते हैं किसी नौकरी के लिए, वो जब रात को ज़ख्मी रूहों के साथ, सोचों के साथ जब आते हैं, जब घरों में इस मुल्क में 60 से ज़्यादा 65% वो लोग हैं जो गुर्बत और अफलास में हैं, इनमें से कभी ने इन्होंने कोई बात नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक गरीब आदमी है उसके लिए तो अट्रैक्शन कोई है ही नहीं, वो कैसे जाएगा इनके लिए। आप गरीब की बात करें, आप महंगाई बेरोजगारी की बात करें, आप लोगों के दुख दर्द की बात करें। किसी ने भूख देखी, इनमें से किसी ने भूख देखी नहीं है, प्यास देखी नहीं है। गरीब मजदूर, वो किसान जो 8 और 10 घंटे की मेहनत के बाद जब घर जाके अपनी चरपाई पे लेटता है, उसके जिस्म में जो थकन होती है, जो दर्द होता है, इनको तो पता ही नहीं। तहरीकें तो ऐसे नहीं चलती, तहरीकें ऐसे नहीं चलती। इधर ही रुकिए, लोगों के जज्बात के करीब इसी नुक्ते पे रहिएगा। इफ्तिखार साहब, पंजाब में वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह भी है, सियालवी साहब भी हैं, शुगर मिल वाले पैसे नहीं दे रहे किसानों को, उनके मसाइल हैं, ऊपर से आसिफ अली जरदारी साहब, ऊपर से इमरान खान साहब और काफ लीग के कायदीन सारे इकट्ठे होंगे, फिर भी कुछ नहीं होता नजर आ रहा आपको। देखिए, मैंने आपसे कहा कि फौरी तौर पे इस जलसे, इस मुजाहरे की बाद कुछ नहीं होगा। जो होगा इंतखाबात में होगा, और मैं इंतखाब के बारे में आप ही के प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले कह चुका हूँ। एक हंग पार्लियामेंट बनेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उतनी नशिस्तें नहीं होंगी जितनी नशिस्तें आज हैं, लेकिन ये आप जो दोस्त सोचते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़त्म हो जाएगी और वाश आउट हो जाएगी, उनको असर नौ बैठ के सारी बातों का गौर करना चाहिए। मुझे गालियाँ पड़ेंगी आज फिर शाम को, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके हवाले से बात करूँ। अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कैन रिप्लेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो हर तहसील में हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर डिवीज़न में हो, और जिसके पास इतने ज़्यादा वर्कर्स हों कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको मैनेज कर सकें और पोलिंग स्टेशनों पर किसी को इलेक्शन चुराने की इजाजत न दें। आज तो इमरान खान की कोर कमेटी ने यही फैसला किया कि तमाम इजला के सदूर मुतहरिक हों और इस तहरीक को कामयाब बनाएं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो पराचा, एक बात सुनो, असल में मैं हूँ बहुत बूढ़ा आदमी, मैंने 70 से लेके आज तक हर चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। कुछ का मैं हिस्सा रहा हूँ और कुछ को मैं वॉच करता रहा हूँ। ये जो कुर्द साहब बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी इनकी तहरीक थी, वो क्या किधर गया वो जस्टिस, किधर गया वो इंसाफ। जाके सुबह जाके किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में उस जस्टिस और इंसाफ का हाल देख लेना, क्या तब्दीली आई भाई। इन करोड़पति लोगों की ये तब्दीली थी, जो लाखों रुपए की फीसें लेने वाले लोग थे वो करोड़ों में चले गए, जो अपना वकील थे जिनके पास कुछ नहीं था। नहीं तो चीफ जस्टिस आज भी कराची में, चीफ जस्टिस साहब आज भी कराची में यही बातें करते रहे। वो कल लाहौर में बातें कर रहे थे, वो कह तो रहे हैं ये चीजें, इस्लाहात की बात तो कर रहे हैं। देखें, जब तक आप इस्लाहात, देखें बुरा ना मनाइएगा, इस्लाहात के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। हर जगह पे इस्लाहात की ज़रूरत है, खा पुलिस की रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर की रिफॉर्म हो, एजुकेशन की रिफॉर्म हो, हेल्थ रिफॉर्म हो, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो, इन तमाम के बगैर हम नहीं जा सकते। जो पहली रिफॉर्म्स हैं हमें उनको स्टडी करना पड़ेगा, उसमें कोताहियों और खामियों को ख़त्म करके अगला पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, वरना इधर ही रहोगे, ये लूट के खाते रहेंगे, टैक्स देते नहीं है, और रात को पाकिस्तान के तमाम बड़े होटलों के बाहर लोग बैठे होते हैं इस इंतज़ार में कि अंदर कुर्सियां खाली हों तो जाके खाना खाएं, और उस खाने का 15,000 20,000 रुपये मुआवजा अदा करें। एक तरफ वो हालत है, और एक उसी अपना होटल के बाहर लोग खड़े हैं कि वो रोटी फेंक के खाए। नहीं है यकीन आता तो जो ये कराची के बर्न्स रोड पे चले जाओ, जो लोग बेचारे अंदर से खा के आते हैं, जो उनकी प्लेटों में बाकी बचा होता है, बाहर फकीरों को दिया जाता है। यकीनन बुरी सूरत हाल है, इसी नुक्ते पर रहिए, बहुत बुरी सूरत हाल है। मतलब है कि जब तक ये चेंज नहीं करोगे तो मैंने फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी बराबरी को क्या करना है। इधर ही रुकिएगा, इधर ही रुकिएगा इफ्तिखार साहब। इधर नवाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं, 2 बार कम अज कम, एक बार चकवाल में कहा, एक बार इधर इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि
मैं पुराने ज़ख्मों को भूल जाना चाहता हूँ, मुझे नए ज़ख्म मत लगाओ। शहबाज शरीफ के बारे में उधर से ऐलान हो चुका है कि अगले वज़ीर आज़म होंगे। क्या जब नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं ज़ख्मों को भूल जाना चाहता हूँ, वो फिर शहबाज शरीफ को रास्ता दे रहे हैं, खामोश हो जाएंगे? वैसे पराचा आप भी काफी पुराने सहाफ़ी हैं और कवर करते हैं। नवाज शरीफ साहब भूलते हैं, कह रहे हैं ना आपके, वो अभी तक उनकी सुई 1999 पे फंसी हुई है। कह रहे हैं ना, बार बार 2 बार तो कह चुके हैं कि मैं पुराने जख्मों को भूल जाना नहीं भूलते ना, मसला उनका यही है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे नए जख्म ना लगाओ। हाँ, वो नए जख्म क्या है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है, अगर फरवरी नहीं तो मैक्सिमम 8-9 मार्च तक जिसका फैसला डेडलाइन है ना, 8 मैक्सिमम 8 तक उसका अगर फैसला आ जाता है तो वो फैसले में कोई डील शील हो जाए तो वो नया जख्म इनको ना लगाया जाए। वो इस हवाले से शायद बात करें। जहाँ तक भूलने की बात है, बिल्कुल नहीं भूलते। 1999 पे सुई उनकी फंसी हुई है और जब ये सारे मामलात ये हुकूमत में आए थे उस वक्त भी इनके कुछ मुशीरों ने, जिनकी इन्होंने बात नहीं सुनी, उन्होंने यही मशवरे दिए थे, मियाँ साहब तीसरी दफ़ा अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, वज़ीर आज़म बनाए, काम करें। फिर किस्मत खराब, पनामा पेपर्स आ गए और हर काम में देर कर देते, पहले मनी ट्रेल दे देते तो मसला खत्म हो जाता। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने पहले 7 सवालात किए, 70 वहीं जवाब दे देते, मसला वहीं खत्म हो जाता। नहीं, अदालत में जाके फिर अब आगे जो हालात हैं तो नए ज़ख्म तो यकीनन उन्हें नज़र आ रहे हैं। 8-9 मार्च तक कौन से लगने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद शरीफ साहब, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली अहमद कुर साहब, हमने आपको तकलीफ़ दी, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।